Hello all. In this lecture, we are going to learn few new concepts about ITC. हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि अपोर्शनमेंट ऑन नॉर्मल गुड्स, अपोर्शनमेंट ऑन कैपिटल गुड्स एंड बैंकिंग सेक्टर में हम किस तरह से आईटीसी अवेल करते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखते हैं कि हम स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आईटीसी कैसे अवेल करते हैं। हमारे पास स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स जब एक आप नया रजिस्ट्रेशन कराते हो, या फिर आप वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन कराते हो, या फिर एक रजिस्टर्ड पर्सन जब कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल टैक्स स्कीम पे आता है, या फिर जब एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जो गुड्स पहले एग्जेम्प्टेड थे अब टैक्सेबल सप्लाई के अंडर में आ रहे हैं, या फिर अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करता है, उस केस में क्या होगा, या फिर जब आईटीसी को हमें गवर्नमेंट को रिवर्स करना होता है, तब हम किस तरह से आईटीसी को अवेल करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन की। अगर कोई भी पर्सन अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराता है, दैट मीन्स जैसे कि हमें पता है बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको जो भी आपके पास इनपुट स्टॉक में है, या फिर सेमी फिनिश गुड्स में है, या फिर फिनिश गुड्स पे है, उन सब पे आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें आईटीसी का बेनिफिट कब से मिलेगा। तो जब भी एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसने अपने आप को जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड कराया है, तो जिस दिन से भी वो लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उससे एक दिन पहले से उसको आईटीसी का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ही बिकम्स एलिजिबल टू अवेल आईटीसी फ्रॉम द डेट preceding the day on which he becomes liable to get himself registered। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि आईटीसी आप 1 साल तक ही अवेल कर सकते हो। दैट मीन्स कि जिस भी दिन पे आपके पास इनवॉइस इशू हुई है उस सप्लाई पे, इनपुट सप्लाई पे जिस भी दिन इनवॉइस इशू हुई है, उसके 1 साल तक ही आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए जिसकी सेल या फिर टर्नओवर अभी लेट्स से 35 लाख की है, दैट मीन्स वो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर सपोज करो उसकी 20th जुलाई को सेल 40 लाख की पहुंच जाती है, दैट मीन्स ही बिकम्स लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। अब उसके पास 1 मंथ का टाइम है। अब वो 1 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो 20th जुलाई पे जो लायबल हुआ है, अगर वो 20th अगस्त तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता है, और सपोज करो वो अप्लाई करता है 30th जुलाई को, तो इस केस में वो 19th जुलाई ऑनवर्ड्स आईटीसी का क्लेम कर सकता है। दैट मीन्स वो 20th जुलाई से एलिजिबल हुआ है, तो उससे एक दिन प्रीसीडिंग विच मीन्स 19 जुलाई से वो स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स पे आईटीसी अवेल कर सकता है। अब हम बात करते हैं वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन की। वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन होता है जब आपकी टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख, दैट मीन्स थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो, लेकिन फिर भी आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करा लेते हो, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन। अगर आप वॉलंटरीली रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आप इनपुट स्टॉक या सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स पे आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हो। इस केस में आपको बेनिफिट मिलेगा एक दिन पहले, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जिस भी दिन आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ है उससे एक दिन पहले से आप आईटीसी का क्लेम ले सकते हो। विच मीन्स अगर सपोज करो आपकी लिमिट 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख, जो भी आपका केस है स्टेट के अकॉर्डिंग, आपकी लिमिट इस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, लेकिन आप 20th जुलाई को अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराते हो। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आता है लेट्स से 20th जुलाई को, तो आप 19th जुलाई से आईटीसी अवेल कर सकते हो स्टॉक में, सेमी फिनिश गुड्स में और फिनिश गुड्स में। यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि आप जिस भी दिन इनवॉइस इशू हुई है उसके 1 साल के अंदर अंदर ही आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हो। 1 साल अगर ओवर हो जाएगा तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन सीजेस टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशंस की।
इसका मतलब है कि अगर सपोज करो एक पर्सन पहले कंपोजिशन स्कीम के अंडर में रजिस्टर्ड था, लेकिन अब वो कंपोजिशन स्कीम्स को छोड़ के नॉर्मल टैक्स पेयर बन जाता है, तो क्या उसे आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा? तो आंसर है यस। अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम छोड़ के नॉर्मल टैक्स पेयर बन जाते हो तो आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर बनते हो तो आपको स्टॉक पे, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स एंड कैपिटल गुड्स पे आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन उठता है कि आपको किस दिन से बेनिफिट मिलेगा। तो जिस भी दिन से आप नॉर्मल टैक्स पेयर बन जाओगे उससे एक दिन पहले से आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। सपोज करो अगेन अगर आप 20 जुलाई पे कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल टैक्स पेयर में शिफ्ट होते हो तो आपको 19 जुलाई से इनपुट्स ऑन स्टॉक, इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स एंड इनपुट कंटेन इन फिनिश गुड्स एंड कैपिटल गुड्स पे आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगेन यहाँ पर आपको याद रखना है कि आईटीसी का बेनिफिट इनवॉइस जिस भी दिन आपको इनपुट सप्लाई का इनवॉइस इशू हुआ है उसके एक साल के अंदर अंदर ही आप आईटीसी का बेनिफिट अवेल कर सकते हो। उसके बाद आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जब भी आप कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल टैक्स पेयर की स्कीम पे आओगे तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि जब भी आप कैपिटल गुड्स पे आईटीसी लोगे तो कैपिटल गुड्स को 5% पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग या फिर पार्ट ऑफ द ईयर के अकॉर्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। विच मीन्स अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स पहले कंपोजिशन स्कीम में यूज किया था और अब उसे नॉर्मल टैक्स पेयर में ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर सपोज करो आपने कैपिटल गुड लेट्स से आपने 1 जनवरी को खरीदा था और आपने कंपोजिशन स्कीम में 19 जुलाई ऑनवर्ड्स आपका नॉर्मल टैक्स पेयर में आए हो, तो यहाँ पर आपका क्वार्टर हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर। तो आप 5% के अकॉर्डिंग 3 क्वार्टर्स का जो अमाउंट है वो आप माइनस करोगे और फिर बैलेंस अमाउंट का यहाँ पे आईटीसी क्लेम करोगे। सेकेंड पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो कह रहा है कि जब भी आप आईटीसी क्लेम करोगे तो आपको सप्लायर, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग सप्लायर है जिसने आपको इनपुट गुड्स या कैपिटल गुड्स सप्लाई करे हैं, उसके साथ वेरिफिकेशन होना जरूरी है। अगर सप्लायर वेरीफाई नहीं करेगा तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं जब एक एग्जेम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बन जाती है। मींस अगर किसी भी रीजन से जो भी गुड्स पहले एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंडर में आते थे या फिर जो भी सर्विसेज पहले एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंडर में आती थी और अब टैक्सेबल सप्लाई के अंडर में आ रही हैं, तो इस केस में रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे हमें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे एंड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे हमें आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। तो अगर कोई भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बन जाती है तो हमें आईटीसी का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बनती है तो हम इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट कंटेन इन फिनिश गुड्स एंड कैपिटल गुड्स पे आईटीसी का बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगेन अब ये क्वेश्चन उठता है कब से आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच सच सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल। मींस जिस भी दिन से आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई में कन्वर्ट हो रही है तो उससे एक दिन पहले से आप आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हो। मींस अगेन अगर आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई में 20 जुलाई को कन्वर्ट हो रही है तो आप 19 जुलाई से अपना आईटीसी का बेनिफिट
क्लेम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी सेम कंडीशन वैलिड होती है कि जिस भी दिन आपका इनपुट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे आपका इनवॉइस इशू हुआ है, उसके 1 साल के अंदर अंदर ही आप आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हो। प्लस अगर कैपिटल गुड्स पहले एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज होते थे, अब वही कैपिटल गुड्स टैक्सेबल सप्लाई के लिए अगर यूज हो रहे हैं, तो आप 5% पर क्वार्टर ऑफ द ईयर और पार्ट ऑफ द ईयर के अकॉर्डिंग उस अमाउंट को रिड्यूस करके ही आईटीसी का क्लेम लोगे। प्लस आईटीसी का क्लेम लेते टाइम आपके कॉरस्पॉन्डिंग सप्लायर से वेरिफिकेशन होगी। यहाँ पर हमने अभी जितने भी पॉइंट्स की बात करी है, दैट मीन्स हमने फ्रेश रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन, या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल का सप्लाई, या फिर कंपोजिशन स्कीम से जब हम नॉर्मल टैक्स पेयर की स्कीम पे आते हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन को इलेक्ट्रॉनिकली डिस्क्राइब करना होता है, या फिर हम कह सकते हैं डिक्लेयर करना होता है कि उसके पास कितना इनपुट स्टॉक में है, कितना इनपुट सेमी फिनिश गुड्स में है, और कितना इनपुट फिनिश गुड्स में यूज हुआ है, या फिर किस अमाउंट के कैपिटल गुड्स हैं ऑन द डे ही इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी। यहाँ पर उसे डिक्लेरेशन जो भी गुड्स, इनपुट सर्विसेज की जो स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स में है, उसको 30 डेज के अंदर अंदर डिक्लेयर करना होता है। लेकिन इस 30 डेज का टाइम एक्सटेंड हो सकता है कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ स्टेट जीएसटी या कमिश्नर ऑफ यूटी जीएसटी की हेल्प से। लेकिन अगर आईटीसी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी इन चारों को मिलाकर 2 लाख से एक्सीड करता है, देन डिक्लेरेशन को सर्टिफाइड करना पड़ता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट को। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। मीन्स अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपना बिजनेस ट्रांसफर करता है ड्यू टू सेल, मर्जर, डीमर्जर, एमलगमेशन, ट्रांसफर और चेंज इन ओनरशिप ऑफ बिजनेस, तो इस केस में जो भी आईटीसी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अनयूटिलाइज पड़ा है, मींस जिसको आपने यूज नहीं करा है, तो एक रजिस्टर्ड पर्सन उसको नई एंटिटी पे ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट को एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है जिसपे वो क्लैरिफाई करता है कि जो भी मर्जर, एमलगमेशन, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हुआ है वो किसी स्पेसिफिक प्रोविजन के थ्रू हुआ है, और जो भी रजिस्टर्ड पर्सन अपने इनपुट गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है उसकी बुक्स के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के थ्रू सारी चीजें डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम। यहाँ पे मतलब है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन पहले नॉर्मल टैक्स पेयर था और अब उसने कंपोजिशन स्कीम के अंडर में अपने आप को रजिस्टर कराया है, या फिर जो भी नॉर्मल टैक्स पेयर था पहले टैक्सेबल सप्लाई करता था और अब वो होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई करता है, तो इस केस में हम आईटीसी कैसे अवेल करेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब भी एक नॉर्मल टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है या फिर एक नॉर्मल टैक्स पेयर जो टैक्सेबल सप्लाई करता था वो अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, तो उसको जो भी आईटीसी उसने अवेल करा है उसको रिवर्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो भी आईटीसी उसने इनपुट्स पे लिया है दैट आईटीसी शुड बी रिवर्स proportionately on the basis of corresponding invoices on which credit has been availed on such inputs। लेकिन अगर आपके पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो आईटीसी रिवर्स हो जाता है मार्केट प्राइस के बेसिस पे, और जो भी मार्केट वैल्यू है वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू वेरीफाई होना जरूरी है। प्लस यहाँ पे वो ये भी कह रहा है
कि पेमेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड on the day immediately preceding the date of exercising of such option or as the case may be the date of such exemption. After payment of such amount, if any balance of ITC is left in the electronic credit ledger, then it shall be lapsed. अगर हम यहाँ पे कैपिटल गुड्स की बात करें तो वो कह रहा है कि जो भी ITC रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स में है उसको प्रो राटा बेसिस पे हमें गवर्नमेंट को वापस करना है। यहाँ पे कैपिटल गुड्स की लाइफ हमें 5 इयर्स लेनी है। सपोज करो, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आप कोई भी कैपिटल गुड्स ले रहे थे जिसको आपने 4 इयर्स 6 मंथ्स के लिए यूज कर लिया था। दैट मीन्स हमें जैसा पता है कि हम कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 इयर्स लेते हैं, विच मीन्स आपने 4 इयर्स 6 मंथ्स आपने यूज कर लिया और खाली 6 मंथ्स बचे हैं। तो आपको 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट आता है गुड्स का, कैपिटल गुड्स का, वो आपको गवर्नमेंट को वापस करना है। अब जब भी आप अमाउंट गवर्नमेंट को वापस करोगे, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट करोगे या फिर कैश लेजर में डेबिट करोगे या फिर अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में शो करोगे। और इसके बाद कोई भी बैलेंस अगर आईटीसी में आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बचता है तो वो लैप्स हो जाएगा, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते हो और उस केस में आपने आईटीसी ऑलरेडी अवेल कर लिया है, तब भी आपको आईटीसी गवर्नमेंट को वापस करना होता है। अब हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स इन विच ITC has taken. That means अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड बिजनेस के लिए यूज करा है और उस पे आपने ऑलरेडी ITC क्लेम कर लिया है, लेकिन अब आप उस कैपिटल गुड्स को मार्केट में सेल ऑफ कर देते हो, तो इस केस में आपने जो भी ITC अवेल करा है उसको गवर्नमेंट को रिवर्स करना होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हमें कितना अमाउंट गवर्नमेंट को वापस करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको 2 पॉइंट्स का है जिनको आपको कंपेयर करना है। उन दोनों पॉइंट्स में से जो भी अमाउंट हायर आएगी आपको वो अमाउंट गवर्नमेंट को वापस करना है। पहला पॉइंट वो कह रहा है ITC टेकन ऑन द सेट कैपिटल गुड्स रिड्यूस्ड बाय द परसेंटेज पॉइंट्स। दैट मीन्स जो भी कैपिटल गुड्स जिस पे आपने ITC अवेल करा है उसको आप 5% पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग रिड्यूस करोगे और फिर आप देखोगे कि कितना अमाउंट आपको गवर्नमेंट को वापस करना है। एक वैल्यू तो आप ये लोगे और दूसरी वैल्यू होगी जितने का भी आपने कैपिटल गुड्स मार्केट में सेल ऑफ करा है उस पे जो भी GST का अमाउंट आ रहा है वो। अब आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करोगे, जो भी हायर होगी वो गवर्नमेंट को आप वापस करोगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी कैपिटल गुड्स की लाइफ बची है उस पे आप CGST, SGST, UTGST और IGST सेपरेटली कैलकुलेट करोगे और जितना भी अमाउंट गवर्नमेंट को आपको वापस करना है वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स एज अ स्क्रैप बेचते हो तो यहाँ पर टैक्सेबल पर्सन जो भी ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे GST आ रहा है वो गवर्नमेंट को रिवर्स कर सकता है। इस केस में आपका अमाउंट 5% के अकॉर्डिंग रिड्यूस नहीं होगा, आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो भी GST का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को वापस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ ITC ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट। जैसे कि हमें पता है कि हम एक ही स्टेट के अंदर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो भी अनयूटिलाइज्ड ITC है उसको अपने न्यू वेंचर पे या न्यू प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन पे ट्रांसफर कर सकता है। या तो वो एक पे कर सकता है या फिर जितनी भी उसने नई रजिस्टर्ड प्लेस करी हैं उन सब पे अपना अनयूटिलाइज्ड ITC को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को ये सारी डिटेल्स कॉमन पोर्टल पे शो करनी होती है, वो भी 30 डेज के अंदर अंदर। जैसे ही एक बार एक्सेप्टेंस मिल जाती है वैसे ही आपका ITC
आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाता है और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। With this, we come to an end of today's lecture. For further reference, you can refer the book Introduction to GST. Thank you.